Hello students, how are you all? Hope so, you are fine. Students, today I will teach you the ninth chapter given in your 10th standard English textbook. The name of the textbook is Footprints Without Feet and the name of the chapter is Bholi. About the writer name was Khwaja Ahmad Abbas, who was born on 7th June 1914, Panipat, Punjab, and he died on 1st June 1987 at the age of 72 in Bombay, Maharashtra, India. He was active in his career from the year 1935 to the year 1987. Khwaja Ahmad Abbas is a popular director and producer. Latest movies which Khwaja Ahmad Abbas has directed are Do Boond Pani, Bombay Raat Ki Baahon Mein, and etc. You can see his photograph that is given on the right hand side of the slide. Okay, moving forward. The title of the slide is given How Sulekha Become Bholi. Okay, she was fourth daughter of Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi. अब यहाँ पे बताया है कि सुलेखा उसका जो सही का नाम है वो भोली कैसे हो गया। तो यहाँ पे बताया है कि वो जब 9 महीने की थी तो एक एक्सीडेंट उसके साथ हुआ था जिसमें कॉट उसके ऊपर गिरा था और उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था और फिर वो वहाँ से एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई थी, इसीलिए सुलेखा का नाम भोली हो गया था। ठीक है। एट द बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। अभी यहाँ पे बताया है कि पहले तो ये जो चाइल्ड थी सुलेखा थी वो बहुत प्रिटी थी, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उसके ऊपर एक स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ था, जिसके वजह से जो स्मॉल पॉक्स के जो मार्क होते थे वो उसके बॉडी पे रह गए थे। ओनली द आईज वेर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। अभी सिर्फ उसकी आंखें बच पाई थी जिस पे मार्क्स नहीं रहे थे, बाकी पूरा एंटायर बॉडी उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स के मार्क्स रह चुके थे। ठीक है। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। अभी यहाँ पे बताया है कि सुलेखा कुछ बोल नहीं पाती थी जब तक वो 5 साल की नहीं हुई थी। ठीक है। अब जब उसने बोलना शुरू किया था 5 साल के बाद तो वो स्टैमर्ड कर रही थी, मतलब तोतला रही थी, जिसके वजह से बाकी के जो बच्चे थे उसका मजाक बनाया करते थे और उसकी मिमिक्री किया करते थे। तो इसके वजह से रिजल्ट क्या हुआ कि उसने जितना बोल रही थी वो कम बोल रही थी, तो उतना भी उसने बोलना बंद कर दिया। ठीक है। अब ये वाली जो स्लाइड है इंट्रोडक्शन टू अबाउट हर फैमिली, उसमें बता दिया गया है कि भोली के पापा का नाम रामलाल है। रामलाल के टोटल 7 चिल्ड्रंस थे, जिसमें से 3 लड़के और बाकी की 4 लड़कियां थी। अभी वो लोग बहुत वेल सेटल्ड फैमिली थी और इतने वेल सेटल्ड थे कि रामलाल ने अपने बेटों को तो बाहर सिटी में अच्छी स्कूल में और फिर बड़ी बड़ी कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भी भेज दिया था। अब उनकी 4 बेटियां थी जिसमें से सबसे छोटी थी वो थी भूली, और बाकी की जो 3 बेटियां थी उसमें नाम दिया है राधा, मंगला एंड चंपा। अभी राधा की तो शादी भी हो चुकी थी, मंगला की शादी सेटल्ड थी और चंपा उसके बारे में वो लोग सोच रहे थे, और भोली तो अभी बहुत छोटी थी। ठीक है। तो ये वाली स्लाइड में ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसमें से बाकी की जो 3 लड़कियां थी ना वो बहुत अच्छी दिखती थी, इसीलिए उनको बहुत प्रॉब्लम नहीं था उनकी शादी करवाने के लिए उनके हस्बैंड ढूंढने का। ठीक है। अब ये वाली जो स्लाइड है इसके अंदर ऐसा समझाया गया है कि जब मंगला की शादी हुई ना तो भोली 7 years की थी, और उसी साल कोइंसिडेंटली उनके गांव में प्राइमरी स्कूल फॉर स्पेशली फॉर गर्ल्स ओपन हुई थी। अब उसकी ओपनिंग सेरेमनी में तहसीलदार साहब खुद वहां पे आए हुए थे, तो वो यहाँ पे ओपनिंग उसकी करते वो प्राइमरी स्कूल की, और वो एक सजेशन देते रामलाल को, क्योंकि रामलाल
फार्मर के साथ साथ वो वहां के रेवेन्यू ऑफिशियल भी थे, मतलब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। तो वो रामलाल से कहते हैं कि तू एक एग्जाम्पल सेट कर ये गांव वालों के सामने, तू अपनी लड़कियों के ये स्कूल में पढ़ने के लिए भेज, क्योंकि उनको पता है कि भोली के शादी होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसके पॉक्स के मार्क्स ऑलरेडी उसके ऊपर है और वो थोड़ी सी डम भी है। ठीक है, तो वो कहती है कि आप उसे स्कूल भेजिए, शायद कुछ पढ़ लेगी तो उसके शादी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, कि आप उसे स्कूल भेजिए, शायद कुछ पढ़ लेगी तो उसके शादी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी उससे कोई शादी नहीं करने वाला है, इतना अगली फेस है उसका। ठीक है, तो ये वाला ये स्लाइड में पूरा एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट डे को क्या हो रहा है, रामलाल ने भोली का हाथ को पकड़ लिया अच्छे से और वो उसको खींच रहे हैं कि चल तुझे मैं आज स्कूल में छोड़ के आ रहा हूँ, लाइक दैट। ठीक है, इतना कह रही है, लेकिन भोली उस टाइम बहुत डर जाती है। ठीक है, क्योंकि उसने कभी पहले भी स्कूल क्या होता है, वहां पे क्या हो रहा है, वो कुछ कभी उसको पता ही नहीं होता है। वो उसके लिए एक नई सी दुनिया थी, क्योंकि उसे कुछ दिन पहले जो उसके घर पे जो काऊ थी लक्ष्मी, उसके साथ क्या किया गया था उसे याद है। उसे ही ऐसे कुछ करके घर के बाहर लेके गए थे और उसे बेच दिया गया था। तो भूली इस चीज से बहुत डरी हुई थी। वो नो 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 करके स्क्रीम कर रही है और अपना हाथ छुड़वाने का ट्राई कर रही है रामलाल के हाथ की ग्रिप से। ठीक है, और स्क्रीम कर रही है, चिल्ला रही है, ये कर रही है। अब रामलाल भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है इस चीज से। तो रामलाल क्या कर रहे हैं, उसको जोर से खींचते हैं और उसको कहते हैं कि क्या तू, व्हाट आर यू डूइंग फूल, मैं सिर्फ तुझे स्कूल ही ले जा रहा हूँ, ऐसा समझाने का उससे ट्राई करते हैं भोली को। ठीक है, और जोर से उसके घर वालों के हाथ में सौंप देते हैं और उससे कहते हैं उनसे कि इससे अच्छे से कपड़े पहनाओ, इसको ड्रेस करो, वेल ड्रेस्ड करो और तैयार कर लो स्कूल के लिए, वरना ये दुनिया वाले क्या कहेंगे हमारे लिए। ठीक है, फिर उसे हाथ पकड़ते जोर से वो स्कूल की तरफ चल पड़ता है। आपको यहाँ पे नीचे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर रामलाल और भोली कैसे स्कूल जा रहे हैं। रामलाल ने भोली को कस के पकड़ा हुआ है और वो लोग अपने स्कूल के वे पे हैं और बाकी लड़कियां आपको दिख रही होगी वो पिक्चर में, जो अपने आप चल के स्कूल की तरफ जा रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा गया है कि कभी भी कोई भी नए कपड़े भोली के लिए कभी नहीं सिलवाए जाते थे, उसको हर बार अपने सिस्टर्स के पास ऑन क्लोथ्स ही पहनने पड़ते थे। ठीक है, और कोई उसके कपड़े धुले हुए है, अच्छे से धुले हुए है कि नहीं, उसके बारे में उसके लिए कोई केयर नहीं करता था। पर उस दिन उसको अच्छे से नहलाया गया था, उसके जो सूखे बाल हुए थे उसको अच्छे से ऑयलिंग किया गया था और सब उसके लिए केयर कर रहे थे कि वो अच्छी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो इससे भोली को यकीन हो गया कि वो ऐसी जगह ले जा रहे उसे जो घर से तो डेफिनेटली अच्छी ही होगी। अब यहाँ पे भोली और उसके फादर स्कूल पहुंच चुके हैं। भोली के फादर उसे वहां की हेड मिस्ट्रेसेस जो थी उनको हैंड ओवर करते हैं और उसे अकेला छोड़ देते वहां पे। ठीक है, अब वो डर के मारे हेड मिस्ट्रेस के फेस की तरफ देखती है और ऐसे झुकी नजर होती है ना, वैसे। ठीक है, फिर वहां वो देखती है कि वहां बहुत सारे क्लासरूम्स ऑलरेडी है और हर एक क्लासरूम में गर्ल्स बैठी हुई है खुद की मैट्स पे। ठीक है, वो वहां पे पढ़ाई कर रही है या तो फिर अपने स्लेट में कुछ ना कुछ जरूर लिख रही है। ठीक है, अब वो जो हेड मिस्ट्रेसेस थी वो उसे ऑर्डर करती है कि वो क्लास के कॉर्नर में जाके वहां पे बैठ जाए। अब भोली को ये तो नहीं पता था कि स्कूल में होता क्या है, वहां पे एटमोसफियर किस टाइप का होता है, लेकिन इतनी सारी गर्ल्स को देख के उसे एक्साइटमेंट तो हो ही गया कि शायद यहाँ पे इतनी सारी गर्ल्स है तो उसमें से कोई ना कोई उसकी अच्छी फ्रेंड तो बन ही जाएगी। अब जब भोली क्लास के अंदर बैठी हुई थी तो वहां लेडी टीचर कुछ बोल रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अभी स्कूल के एटमोसफियर में सेट ही हो रही थी, तो उसकी नजर दीवारों पे गई। दीवारों पे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स बनाए हुए थे, वो उसे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। पिक्चर्स
ऑफ हॉर्स, और वो घोड़ा ऐसा ही था जैसे तहसीलदार वो गांव में ओपनिंग करने को आए थे। फिर दूसरा पिक्चर था काऊ का, और वो काऊ को अपने घर पे जो काऊ है लक्ष्मी उससे कंपेयर करती है। फिर वो पैरेट से कंपेयर करती है, वैसे पैरेट जो उसने मैंगो ऑर्चर्ड में देखे थे, और डिफरेंट डिफरेंट ऐसे कंपैरिजंस उसके दिमाग में अभी चल रहे हैं। तो उसकी नज़र उसके बस बगल में खड़ी एक टीचर पे जाती है जो उसे बस देख रही है और एक हल्की सी स्माइल दे रही है। फिर वो टीचर उससे पूछती है कि तेरा नाम क्या है छोटी बच्ची, लाइक दैट। और फिर भोली रिप्लाई करते करते वो स्टिमरिंग करते लगती है और सिर्फ वो भू तक कंप्लीट कर पाती है, वो अपना पूरा नाम नहीं बोल पाती है। तो इस पैनिकनेस में भोली वहां क्लास के बीचों बीच जोर जोर से रोने लगती है और उसके आंखों से पानी बह रहा है, ठीक है। और ये देखते ही बाकी की जो गर्ल्स थी वो जोर जोर से हंस रही है। अभी इससे भोली को शर्म आती है और वो अपना सिर झुका लेती है, और वो वापस डेयरिंग नहीं करती कि वो अपना सिर ऊपर करे, क्योंकि उसे पता है कि अभी भी वो बाकी की जो क्लास की गर्ल्स है वो उसके साइड देख के हंस रही है। तभी क्लास की बेल रिंग हो जाती है और सभी बाकी की लड़कियां क्लास के बाहर जल्दी से चली जाती है। लेकिन भोली उस टाइम भी अब हिलने का हिम्मत नहीं जुटा पाती, और वो अभी भी उसका नाम ही बड़बड़ाए जा रही है, ठीक है। अब वहां पे जो टीचर थे उनका आवाज इतना सॉफ्ट था, इतना प्यारा था कि जैसे भोली ने वैसा आवाज कभी अपने लाइफ में सुना ही ना हो। अब वो उनके पास आती है, भोली के पास, और उसे कहती है खड़ी हो जा। अब यहाँ पे ये बता दिया गया है कि वो कोई कमांड नहीं था, बट ये एक फ्रेंडली सजेशन ही था, ठीक है। फिर अब जो टीचर ने बोला है उससे क्या हो रहा है, उसको थोड़ा सा चिंता में आ रही है और उसको स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन अब वो सोच रही है मन ही मन कि जिसका आवाज इतना सॉफ्ट हो वो कभी ऐसी हार्श हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो अब टीचर उससे कह रहे हैं कि अब तू मुझे अपना नाम बता। तो ये अब सोच रही है बोली कि ये टीचर हार्श तो है ही नहीं, ये मेरे साथ फ्रेंडली रह रही है, ठीक है। तो उसने ऐसा सोचा मन ही मन कि मुझे एक बार अपना नाम बोलने का ट्राई तो करना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन जब पहली बार वो अपना नाम बोलने का ट्राई कर रही है तो फिर से वो स्टैमरिंग करने लग रही है, ठीक है, और पूरा नाम नहीं बोल पाती। फिर वो टीचर जो होती है वो उसको क्या कर रही है, वो एनकरेज कर रही है, यस कम ऑन यू कैन स्पीक, ऐसे एनकरेज कर रही है, ठीक है। और वो बोली फिर से एक बार अपना नाम बोलने का ट्राई करती है, और इस बार वो सक्सेसफुली अपना नाम पूरा बोल पा रही है, ठीक है। और एटलीस्ट एट लास्ट वो कह दे रही है भोली ये नाम है, ठीक है। वो चीज पे उससे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इस बार बिना स्टैमर किए अपना नाम पूरा बोल दिया है। वो कह रही है वेल डन भोली, ठीक है। अब वेल डन कह दिया है उसको क्योंकि उसने ये जो उसको एम दिया हुआ था वो उसने बढ़िया तरीके से अचीव किया है। अब उसकी मैम और एक चीज कह रही है कि अगर तू ये तेरे दिल में जो डर है उस पूरा का पूरा डर निकाल लेगी तो किसी और की ही तरह, नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही तू बोल पाएगी। अब भोली को इस चीज पे यकीन नहीं हो रहा है, वो मैम से पूछ रही है रियली मैम। अब भोली जब उसकी मैम के साइड देखती है और उनको एक क्वेश्चन ऐसे मन ही मन कर रही होती है, क्या मैम मैं स्टीमर करे बिना मैं बोल पाऊंगी, तो मैम भी बड़े कॉन्फिडेंटली उसको आंसर कर रहे हैं यस यस, क्यों नहीं, तू भी ऐसे दूसरों की तरह नॉर्मल बच्चों की तरह बोल पाएगी, बस तुझे रोज रेगुलरली स्कूल आएगी। तो वो उससे क्वेश्चन कह रहे हैं, तो उसमें भोली अपना सिर हिलाती है। तो मैम कहती है कि ऐसे नहीं चलेगा, तुझे जोर से बोलना पड़ेगा कि हाँ तू रोज स्कूल आएगी। तो फिर भोली कहती है हाँ मैं स्कूल आऊंगी। तो फिर मैम उसको एक बुक देते हैं, बुक्स में बड़े बड़े अल्फाबेट्स विथ पिक्चर्स दिए हुए थे। अब पिक्चर्स किस चीज के थे, तो वहां डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड काउ, जैसी लक्ष्मी दिखती थी वैसी काऊ के पिक्चर्स थे, दूसरा कुछ नहीं था उसके अंदर। अब वो कह रहे हैं कि तुझे ये बुक पढ़ के आना है, ये जब बुक खत्म हो जाएगी तो मैं इससे बड़ी बुक दूंगी, फिर इससे बड़ी बुक दूंगी, ऐसे कर करके तू ये गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की बन जाएगी और हर कोई
तो उससे रिस्पेक्ट से बात करेगा, ठीक है। और ये जो तेरा प्रॉब्लम है स्टेमरिंग का, वो भी चला जाएगा उस टाइम तक। फिर वहां पे इतना सुनते ही भोली को ऐसे लगने लगा कि उसके गांव में जितने भी मंदिर हैं उनकी घंटियां जोर जोर से बज रही है, और वो स्कूल बिल्डिंग के बाहर जो ट्रीज है उसके फ्लावर्स ब्लॉसम करने लगे, ठीक है। इतना पॉजिटिव उसके अंदर फीलिंग आ चुकी थी, ऐसा लग रहा है उसको, ठीक है। और एक नई होप उसके हार्ट में मतलब जग उठी थी। अब कुछ साल बीत चुके थे। वो जो छोटा सा गांव था वो अब छोटे से शहर बन चुका था। वो जो अभी स्कूल जो इनोग्रेट हुई थी वो अब हाई स्कूल बन चुकी थी, ठीक है। फिर वहाँ गांव में एक छोटा सा सिनेमा भी लग चुका था और कॉटर ग्राइंडिंग मिल भी आ गई थी। फिर वहाँ पे रेलवे स्टेशन बन चुका था जिसके ऊपर अब ट्रेन भी रुकना शुरू हो चुकी थी। फिर एक दिन खाना खाते समय रामलाल उसकी वाइफ से कहते हैं कि क्या मैं वो बिशंबर के तरफ से जो रिश्ता आया है भोली के लिए उसे स्वीकार लूं। तो उसकी वाइफ तुरंत ही कहती है, हाँ क्यों नहीं, इतना अच्छा रिश्ता आया है। फिर और हमारी भोली बहुत नसीब वाली है जो उसे विशंबर जैसे इंसान का रिश्ता आया है, जिसके पास खुद की एक बड़ी सी दुकान है, खुद का एक बड़ा सा मकान है और बहुत सारे पैसे उसके बैंक में भी हैं। तो वहीं रामलाल भी कहते हैं कि हाँ वो तो सब तो सही है, ऐसे तो वो बहुत अच्छा है, रिश्ता है उसके लिए, लेकिन उसकी एज बहुत ज़्यादा है, मतलब विशंबर की करीबन रामलाल जितनी ही एज है। वो लंगड़ाता भी है और उसको जो अपनी पहली वाइफ से जो बच्चे हैं वो भी अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब रामलाल की वाइफ रिप्लाई करती है कि 45 ये एक मैन के लिए बहुत बड़ी उम्र नहीं कहलाती है, ठीक है। और अब रामलाल की वाइफ कह रही है कि हम लोग लकी है कि बिशंबर नाथ ये वो इस गांव से बिलोंग नहीं करता है और उसको ब्लैक पॉक मार्क्स के बारे में नहीं पता है, और भोली बहुत डम गर्ल है वो बात भी नहीं पता है, ठीक है। अगर आज वो ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे तो ऐसा हो सके कि भोली अपनी पूरी उम्र शादी बिना करे ही रह जाए, ठीक है। अब ये लोग इस चीज को बात कर रहे हैं। अभी रामलाल कहता है कि वो कैसा होगा अगर ये भोली को इस बारे में पता चल जाएगा। तो अभी रामलाल की वाइफ कह रही है कि भोली बहुत सीधी सादी है, वो बिल्कुल सीधी सादी गाय की तरह है, उसे पता चल जाएगा फिर भी वो कुछ नहीं कहने वाली है। और ये सब बातें भोली सुन रही थी। अब भोली की शादी का दिन आया। विशंबरनाथ बैंड बाजा और बारात के साथ भोली के घर पे उसे शादी करने के लिए आया। अब विशंबरनाथ की जो घोड़ी थी बड़े अच्छी तरीके से उसको सजाया हुआ था और बैंड वाले उस टाइम के सबसे फेमस बॉलीवुड म्यूजिक की ट्यून्स बजा रहे थे। अब ये सब देख के रामलाल को बड़ी खुशी हुई कि उसकी बेटी इतने अच्छे घर में उसकी शादी हो रही है। और वहाँ बोली की जो सिस्टर्स थी वो भी ऐसा ही सोच रही थी कि कितना अच्छा लक है बोली का कि उसको विशंबरनाथ जैसा इंसान मिला है, ठीक है। वो थोड़ी जेलस भी हो रही थी। अब जैसे ही शादी का समय हो गया तो वहाँ बैठे पंडित जी ने ऐसा कहा कि दुल्हन को ये मंडप में लेके आई। अब भोली ने उसकी शादी में रेड सिल्कन बिंडल ड्रेस पहनी हुई थी, ठीक है। अब पंडित जी ने बोला कि आप जाके दुल्हन को यहाँ शादी के मंडप में लेके आइए, ठीक है। तो ठीक वैसा ही हुआ। भोली को वो स्कैटर्ड फायर जहाँ जल रही थी वहाँ पे लाया गया। अब एक सेरेमनी होती है, एक रस्म होती है जिसमें जिसकी शादी हो रही है वो एक दूसरे को फूलों की माला पहनाते हैं, ठीक है। तो ठीक वैसा ही हुआ। विशंबरनाथ ने भोली को फूलों की माला पहनाने के लिए अपने हाथ ऊपर किए। अब भोली की भी उसने जो बिंदल पहना हुआ था वो पीछे किया गया क्योंकि विशंबरनाथ वहां फूलों की माला पहना सके। लेकिन इसी वक्त विशंबर वहां पे भोली का चेहरा देख लेते हैं। अब विशंबर नाथ उसके पास ही में खड़े एक फ्रेंड से कहता है, तूने उसका चेहरा देखा, उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स है। अब ये विशंबरनाथ उसके फ्रेंड को कहते हैं तो उसका फ्रेंड भी एक रिप्लाई करता है,
हाँ तो क्या हुआ, तू भी इतना यंग थोड़ी है। तो विशंबरनाथ उसके फ्रेंड्स को कहता है, वो क्या हुआ, मैं उससे शादी करने आया हूँ। अगर ये चाहता है कि मैं उससे शादी करूँ तो ये लोग को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। अभी यहाँ पे विशंबरनाथ डाउरी मांग रहा है, ठीक है, किससे, रामलाल से। तो रामलाल कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, पूरे गांव को पता है कि आप यहाँ पे शादी करने आए हो। अगर आप यहाँ से शादी करे बिना ही चले जाओगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी यह गांव में, ठीक है। और वैसे बोलते बोलते वो अपनी पगड़ी वो विशंबरनाथ के पैरों के पास रख देते हैं। अभी इंडियन कल्चर में पगड़ी जो होती है वो इंसान की प्राइड होती है, उसकी इज्जत होती है, ठीक है। तो अभी रामलाल ने अपनी पगड़ी विशंबरनाथ के पैरों के पास रख दी। लेकिन विशंबरनाथ फिर भी कहता है कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी लड़की से शादी करूं, उसे यहाँ से ले जाओ, तो आपको मुझे 5,000 रुपीज देने ही होंगे, ठीक है। तो अभी रोते रोते रामलाल भी कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए, मैं आपको 2,000 रुपये दे सकता हूँ, 5,000 रुपीज टू मच। तो भी विशंबरनाथ अपनी बात पे अड़ा रहता है और आखिर में रामलाल को अब अपने घर में जाना पड़ता है। वहां उनका जो लॉकर है वहां से वो नोट गिन के बाहर काउंट करके लाते हैं और वो जो नोटों का बंडल होता है वो विशंबरनाथ के पैरों के पास रख देते। अब सब कुछ सेटल हो चुका था, विशंबरनाथ एग्री हो गया था शादी करने के लिए। जब विशंबरनाथ भोली के गले में फूलों की माला पहनाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसी टाइम भोली की जो वेली होती है वो पीछे के साइड फिर से स्लिप हो जाती है और उसका पूरा का पूरा चेहरा इस बार नजर आता है। लेकिन इस बार उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना नफरत थी, बल्कि वो बहुत काम थी। जब विशंबरनाथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है भोली को फूलों की माला पहनाने के लिए, तो उस टाइम कुछ ऐसा हो जाता है कि भोली विशंबरनाथ का हाथ जोर से पकड़ लेती है और उसकी वजह से वो जो फूलों की माला है वो जाके वो जल रही आग में गिर जाती है, जिसकी वजह से वो आग बुझ जाती है। अब भोली डायरेक्टली ऊंची आवाज में बोलती है, पिताजी आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस इंसान से शादी नहीं करने वाली। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है आप उस सीन का पूरा डिस्क्रिप्शन देख पा रहे हो कि भोली कैसे वो शादी के मंडप में से खड़ी हो चुकी है। वो कॉन्फिडेंटली विशंबरनाथ की तरफ उंगली दिखा के उससे कह रही है कि मैं इस इंसान से शादी नहीं करने वाली हूँ। बाकी रिलेटिव्स भी है, पीछे उसकी मैम भी खड़ी है जो चश्मे पहने उन्होंने, वो उसकी सिस्टर्स है, उसकी मदर है, उसके फादर मतलब रामलाल भी वहीं है। और ये सब सिचुएशन देख के वो भी शॉक हो गए कि भोली इस बार एक भी बार उसने स्टेमर किया नहीं है और वो कितने कॉन्फिडेंटली वो सब बोल रही है। अब भोली के मुंह से इतना कुछ सुन के रामलाल पूरा का पूरा हिल चुके थे, ठीक है। अब वहां में शादी में आए हुए लोग सब उस भोली को शेमलेस बुला रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि वो कितनी अगली है फिर भी इतना शेमलेस है, सीधे सीधे शादी नहीं कर लेती, उसके माँ बाप की इज्जत का क्या, ये सब वगैरह वगैरह बातें करते हैं ना, वही सब चल रहा था शादी के अंदर। अभी अब इज्जत की बात आई है तो भोली भी बोल पड़ती है कि इज्जत उसी की वजह से तो मैं अभी तक इससे शादी कर रही थी, ये लेम मैन से, मतलब ये झुके हुए इंसान से, वरना थोड़ी वो हाँ कहती। वो अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से ही उससे शादी करने के लिए रेडी हुई थी, ठीक है, और अभी तक कुछ नहीं बोल रही थी। फिर लोग ऐसा कह रहे थे कि आज तक वो लोग उसे भोली को एक डम काउ समझ रहे थे, ठीक है। तो भोली ये भी कहती है कि हाँ मैं एक डम काउ तो हूं, कि आप लोग का ये अभी भी जो आप बातें कर रहे हैं उसको सहन कर रही हूँ, ठीक है, उसको बैर कर रही हूँ, वरना इस बूढ़े इंसान से मैं थोड़ी उसको हस्बैंड मानने वाली थी, लाइक दैट, ठीक है। और ये सब बातें चल रही थी तभी ये जो शादी का सेरेमनी थी वो ओवर होती है। सब लोग इसीलिए चौंके हुए थे क्योंकि भोली इतना बोल रही है लेकिन एक भी बार वो स्टिमर नहीं किया इस बार उसने, ठीक है, वो क्लियर
और लाउडली बोल रही है ये सब चीजें। ठीक है, अब सेरेमनी जैसे ओवर हुई, विशंबरनाथ अपनी बारात लेके वापस जा रहा है और वहां सन्नाटा हो चुका है। अब भोली के पापा उसे कहते हैं, तूने ये क्या किया, अब तुझसे पूरी जिंदगी भर कोई शादी करने के लिए रेडी नहीं होगा, तू करेगी क्या? तो भोली रिप्लाई करती है कि वो अपनी बची हुई सारी जिंदगी उनकी सेवा में निकाल देगी। और वहीं उनकी टीचर, भोली की जो टीचर थी जिसने इसको ये काबिल बनाया था, वो वहां पे एक कोने में खड़े हुए ये सब देख रहे थे। तो बीच में वो ऐसे उसकी टीचर को पूछते हैं, है ना टीचर, मैं आपके साथ आपके स्कूल में काम कर सकती हूँ ना? तो उसकी टीचर भी रिप्लाई करती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग साथ में मिलके बच्चों को पढ़ाएंगे। अब ये सब देख के उसकी टीचर ऐसा मन ही मन सोच रही है कि उसने जो इतने सालों भोली के पीछे जो मेहनत की है, अब वो रंग लाई है और उसका मास्टरपीस वो रेडी हो चुका है।